अपन ने पिछली क्लास में राष्ट्रपति के पद के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, चुनाव किस प्रकार होता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, प्रक्रिया है, उसके बारे में देखा था। अब अपन राष्ट्रपति के बारे में आगे जानकारी लेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल, अगला अपना पॉइंट है राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में। तो कार्यकाल के बारे में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का, 5 वर्ष का। पद ग्रहण करने की तिथि से, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक कार्यकाल होगा। इसके अलावा त्यागपत्र, त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको देगा? जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र, राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। इसके बाद में अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को समय से पूर्व अनुच्छेद 61 में विहित महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 में जिक्र है। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का। वो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को समय से पूर्व अनुच्छेद 61 में भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब देखो, एक अवस्था यह है कि राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक राष्ट्रपति पद ग्रहण करता रहेगा, पद पर बना रहेगा। 5 वर्ष बाद भी, 5 वर्ष बाद में राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका नया उत्तराधिकारी नवीन राष्ट्रपति का निर्वाचन होकर, जब तक नवीन राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक ये पद पर बना रहेगा। अब इसके बाद में जो अपना अगला है वो है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन ये अनुच्छेद 57 में बताया गया है। और भारत के राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। कोई पाबंदी नहीं है, जब तक जीवित है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। लेकिन अमेरिका की अपन बात करें, अमेरिका में 2 बार, सिर्फ 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में जो राष्ट्रपति है वो अपने जीवन काल तक, जब तक वो जीवित है तब तक चुनाव लड़ सकता है और निर्वाचित भी हो सकता है। अब इसके बाद में अपना राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में देखें। तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्य होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, कौन राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बारे में भी संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया है। योग्यता, तो योग्यता का अनुच्छेद 58 में बताया गया। अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में बताया गया। पहली योग्यता, भारत का नागरिक होना। दूसरी योग्यता, 35 वर्ष की आयु
पूर्ण किया हुआ हो। तीसरी योग्यता, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये तीसरी योग्यता। इसके अलावा नामांकन के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पद का जो नामांकन है वो कौन व्यक्ति नामांकन भर सकता है, पर्चा भर सकता है, आवेदन कर सकता है। तो आवेदन के लिए विशेष संविधान में प्रावधान किया गया है। 1997 तक अगर अपन देखें, 1997 से पहले आवेदन के लिए 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक। 1997 से पहले राष्ट्रपति के नामांकन के लिए आवेदन के लिए 10 प्रस्तावक प्लस 10 अनुमोदक होना अनिवार्य है। ये 10 प्रस्तावक राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के नाम का राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्ताव रखते हैं और उस प्रस्ताव को ये अनुमोदित करते हैं, पारित करते हैं, तो वो राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर सकता था। लेकिन 1997 के बाद इसमें संशोधन किया गया और 1997 के बाद 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक होने चाहिए, तो राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल कर सकता है। अब ये प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे कौन? सवाल ये कि ये होंगे कौन? ये होंगे निर्वाचक मंडल के सदस्य, निर्वाचक मंडल के सदस्य, निर्वाचक मंडल के सदस्य विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो इसके निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, वही इसके प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे। अब इसके बाद में इसमें एक प्रावधान और किया गया है कि जमानत राशि कितनी जमानत राशि होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए 1997 से पहले जमानत राशि जो थी वो 2500 रुपए ये जमानत राशि आरबीआई में जमा होती थी। इस जमानत राशि 2500 रुपए 1997 से पहले 2500 रुपए जमानत राशि के रूप में आरबीआई में जमा होती थी। 1997 के बाद इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी, 15,000 रुपए। अब 15,000 रुपए राशि जमानत राशि के तौर पर जमा होती है। अब एक प्रावधान और है कि जो उम्मीदवार कुल वेद मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल हो जाता है, उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है कि जो व्यक्ति है वो ये 15,000 रुपए राशि जो आरबीआई में जमा की जाती है जमानत राशि के तौर पर, अगर वो कुल वेद मतों में से 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। और जो उम्मीदवार ये 1/6 भाग प्राप्त करने में सफल होते हैं उन्हें ये जमानत राशि वापस से लौटा दी जाती है। तो राष्ट्रपति पद के लिए ये योग्यता होनी चाहिए, वो राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है, चुनाव के लिए अपना आवेदन कर सकता है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए। क्या शर्तें भी राष्ट्रपति पद के लिए ये संविधान में, अपने संविधान है उसमें राष्ट्रपति पद की कुछ शर्तें निश्चित की गई है। पद की शर्तें, ये अनुच्छेद 59 में
अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें। नंबर 1, विधान मंडल व संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। नंबर 2, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, राष्ट्रपति निःशुल्क चिकित्सा व शासकीय भवन का उपयोग करेगा। नंबर 4, राष्ट्रपति के वेतन व भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में किसी भी परिस्थिति में कटौती नहीं की जा सकती। इसके अलावा नंबर 5, पेंशन में क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के बाद जो मूल वेतन, इस मूल वेतन का आधा भाग पेंशन के रूप में प्राप्त होता है। पेंशन के रूप में अब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर राष्ट्रपति की जो पत्नी है, जो राष्ट्रपति को पेंशन मिलती है उसका आधा पेंशन के रूप में यह पत्नी को प्राप्त होती है। इसके अलावा और विशेषाधिकार है कि राष्ट्रपति पर पद पर रहते कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा राष्ट्रपति को पद पर रहते गिरफ्तार नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को निजी कृत्यों के लिए आपराधिक मुकदमा 2 माह की पूर्व सूचना के बाद चलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की शर्तें, विधानमंडल संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, निःशुल्क चिकित्सा और शासकीय भवन का उपयोग करेगा, ये वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। सेवानिवृत्ति के बाद में राष्ट्रपति को पेंशन मिलती है और ये पेंशन मूल वेतन का आधा भाग पेंशन के रूप में मिलती है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति को जो पेंशन मिलती है, इस पेंशन का आधा भाग उसकी पत्नी को पेंशन के रूप में प्राप्त होती है। राष्ट्रपति को आपराधिक मुकदमा पद पर रहते नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे गिरफ्तार पद पर रहते किया जा सकता है। निजी कृत्यों के लिए उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी। 2 माह पूर्व सूचना देने के बाद में, नोटिस देने के बाद में ही उसमें निजी कृत्यों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं राष्ट्रपति पद की शपथ। शपथ, इसका अनुच्छेद
60 में जिक्र है कि राष्ट्रपति को किस प्रकार राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाई जाती है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। अगर ये भी अनुपस्थित हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। अब बात होती है शपथ किसकी लेता है राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान की। राष्ट्रपति लेता है शपथ संविधान की लेता है। संविधान की शपथ क्या लेता है? परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण, इस बात की राष्ट्रपति शपथ लेता है। अब अगला महाभियोग। अनुच्छेद 61 में बताया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया अनुच्छेद 61 में। महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया और राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा 61 में भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ये बात कही गई है संविधान के अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 61 में महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 में, जिसका अपन पूर्व में जिक्र कर चुके हैं। तो महाभियोग चलाती कौन है? संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। इनमें से कोई भी सदन पहले प्रस्ताव ला सकता है। कोई भी सदन, इनमें से कोई सा भी सदन पहले प्रस्ताव ला सकता है। लोकसभा भी ला सकती है तो राज्यसभा भी ला सकती है। अब देखो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। अगर मान लो पहले लोकसभा प्रस्ताव लाती है, हालांकि पहले राज्यसभा भी ला सकती है, ये भी ला सकती है। तो अपन देखते हैं पहले लोकसभा लाती है तो प्रथम स्टेप में क्या होगा? प्रथम स्टेप में होगा कि जो सदन महाभियोग का प्रस्ताव लाता है तो उस सदन के कुल 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। यह तो हुई प्रथम स्टॉप की लोकसभा लाती है तो उसके कुल जो सदस्य हैं उसके 1/4 सदस्य पहले प्रस्ताव पर क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। और ये हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव किसे सौंपेंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। अगर राज्यसभा में लाया जाता तो सभापति को सौंपेंगे। फिर उस प्रस्ताव लाने के बाद में 1/4 सदस्य लाने के बाद में 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा और 14 दिन बाद अब क्या होगा? दूसरी स्टेप 14 दिन बाद प्रस्ताव राष्ट्रपति को सूचित किए हुए 14 दिन बाद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो सदन लाता है उस सदन को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। फिर ये प्रस्ताव, ये सेकेंड स्टेप हो गई अपनी। थर्ड स्टेप क्या है कि यहां पारित होने के बाद में, प्रथम सदन में पारित होने के बाद में ये प्रस्ताव कहां जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा में प्रस्ताव जाता है तो राज्यसभा सबसे पहले तीसरी स्टेप में क्या करती है? जो भी प्रथम सदन ने आरोप लगाए उन आरोपों की क्या करेगा? जांच करेगा। क्या करेगा? जांच। और जांच में अगर सिद्ध हो जाता है,
जांच में क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। और ये राज्यसभा भी उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दे, 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि इसमें भी जो आरोप लगाए जाते हैं उस आरोपों को द्वितीय सदन क्या करता है, जांच करता है। और राष्ट्रपति को उपस्थित होने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपना पक्ष रख सकता है और उसके बाद में पक्ष और विपक्ष की द्वितीय सदन जांच करता है और जांच के बाद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दे तो हटाया जा सकता है। इसलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। अब अपन देखते हैं राष्ट्रपति पद की रिक्तता। राष्ट्रपति पद की रिक्तता, तो रिक्तता के बारे में देखते हैं। पद की रिक्तता 62 में, जैसे राष्ट्रपति का जो पद होता है रिक्त होता है, एक तो त्यागपत्र के कारण, एक मृत्यु के कारण, तीसरा महाभियोग से हटाने के कारण, इस कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। और इन परिस्थितियों में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है, नए राष्ट्रपति का जो चुनाव है रिक्त पद को भरने के लिए, वो 6 माह के भीतर होना चाहिए। 6 माह के भीतर होना चाहिए। और इस 6 माह के दौरान राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रहता है। इन 6 माह के दौरान राष्ट्रपति पद का जो पद का कार्यभार है, वो कार्यभार के रूप में, राष्ट्रपति के कार्यभार के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अगर राष्ट्रपति का त्यागपत्र, मृत्यु या महाभियोग के कारण पद रिक्त होता है तो ऐसी अवस्था में उपराष्ट्रपति है वो अधिकतम 6 माह तक कार्यभार उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। एक होता है कि अनुपस्थिति के कारण अगर पद रिक्त हो, तो अनुपस्थिति कब, जब राष्ट्रपति क्या हो जाए, बीमार हो जाए, बीमारी के कारण, या यात्रा के कारण, या छुट्टी ले ले अगर राष्ट्रपति, तो इसके कारण राष्ट्रपति का पद है अस्थायी रूप से क्या हो जाता है, पद रिक्त होता है। ऐसी अवस्था में जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में पुनः राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण करने तक कार्य करता रहेगा। उपराष्ट्रपति कार्य राष्ट्रपति के रूप में पुनः राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण करने तक कार्य करता रहेगा। तो 2 परिस्थितियां हैं कि पहली परिस्थिति में तो त्यागपत्र या मृत्यु या महाभियोग के कारण अगर पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कितने माह तक, अधिकतम सिर्फ 6 माह तक उपराष्ट्रपति कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि 6 माह के अंदर तो चुनाव होने
अनिवार्य है ऐसी स्थिति में। लेकिन इस स्थिति में राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया है, मृत्यु हुई है और न महाभियोग के द्वारा उसे हटाया गया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य कर सकता है जब तक पुनः राष्ट्रपति उस पद को नहीं संभाल लेता है। तो इस प्रकार अपने राष्ट्रपति के बारे में जानकारी ली और अब अपन अगली क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे।